नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आईएस ने जॉर्डन के बंधक पायलट को जिंदा जलाया। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया भर में निंदा। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को फांसी। दिल्ली में आखिरी चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने आपके सर्वे को नकारा। विजन डॉक्यूमेंट को लेकर उठे सवालों पर दिया जवाब। राहुल गांधी का मेक इन इंडिया के बहाने प्रधानमंत्री पर निशाना। बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला चौतरफा हमला। फर्जी तरीके से चंदा जुटाने पर आरोपों की बौछार। आपका दावा, दिल्ली में उसकी लहर। सीपीएम ने कहा सांप्रदायिकता देश के लिए बड़ी चुनौती। मुकाबले के लिए कांग्रेस का साथ मंजूर। राजनीतिक प्रस्ताव में वामपंथी एकता पर जोर। और ताइवान में विमान हादसा, 22 लोगों की मौत, 24 लापता। राहत और बचाव काम जारी। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। आतंकी संगठन आईएस की बर्बर कार्रवाई ने एक बार फिर दुनिया को दहला दिया है। उसने जॉर्डन के बंधक पायलट की हत्या कर दी है और उसका एक वीडियो भी जारी किया है। जवाबी कार्रवाई में जॉर्डन ने 2 आतंकवादियों को फांसी दे दी है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला अपनी अमेरिका यात्रा को बीच में छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने देश के लोगों से एकजुट रहने की अपील की है और इस बर्बर कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया भर में निंदा हो रही है। जॉर्डन के पायलट मुआज अल कसासबेह की हत्या पर वहां काफी रोष है। पायलट की हत्या का वीडियो जारी होने के चंद घंटे के अंदर ही जॉर्डन सरकार के आदेश से बुधवार तड़के 2 आतंकियों को फांसी पर लटका दिया गया। जिन 2 आतंकियों को फांसी दी गई है उनमें आत्मघाती हमला करने में नाकाम रही महिला आतंकी साजिदा अल रिशावी और दूसरा अलकायदा आतंकी जियाद अल कारबोली है। पायलट की हत्या पर जॉर्डन में जबरदस्त आक्रोश है। अमेरिका का दौरा कर रहे जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने भी इस हत्या के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात कही है। वो दौरा बीच में ही रद्द कर स्वदेश लौट गए। على يد تنظيم داعش الإرهابي الجبان تلك الزمرة المجرمة الضالة التي لا تبت। पायलट को पिछले साल दिसंबर में सीरिया के करीब रक्का में विमान हादसे के बाद आईएस लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। इससे पहले आईएस ने जापान के पत्रकार केंजी गोटो की भी हत्या कर दी थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। I can say that the Secretary General condemns the killing of Jordanian Royal Air Force pilot Muaz al-Kassabe by Daesh, a terrorist organization with no regard for human life. अमेरिका ने आईएस के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा है। हाल ही में उसने तालिबान के बजाय आईएस को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन बताया था। I think we'll redouble the vigilance and determination on the part of a global coalition to make sure that they are degraded and ultimately defeated. And it also just indicates the degree to which whatever ideology they're operating off of, it's bankrupt. जॉर्डन के आईएस के खिलाफ अभियान में शामिल होने की वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साथ ही आईएस की हिंसक कार्रवाइयों की वजह से सीरिया से सटे जॉर्डन में करीब 2 लाख शरणार्थी पनाह लिए हुए हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा साहब हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूं कि कुछ दिन पहले ही जापान के एक पत्रकार की हत्या, उसके बाद पायलट को इस तरीके से जलाने का घटनाक्रम। आईएस के जो तरीके हैं अब तक मैं कहूं कि जिनकी वो हत्या कर रहे हैं, फिर एक सिंबॉलिक उनका जो टेररिज्म का एक तरीका है, असल में किस तरीके का है और क्या ये संकेत या संदेश असल में देना चाहते हैं इस तरह के कृत्य को करके? देखिए, इनका बेसिक तरीका वही है जो बाकी आतंकवादी संगठन, किसी भी सूरत से आतंक, दहशत फैला दो, इतनी दहशत फैल जाए कि लोग डर जाएं और इनके खिलाफ मत बोले, न बोले। दूसरा ये कि इन सब मेथड से क्राइसिस खड़ी कर दो दूसरे मुल्क में। इन्हीं ने इनकी सपोर्ट बेस
उस पूरे क्षेत्र में इनकी काफ़ी अच्छी खासी सपोर्ट बेस है। जॉर्डन में भी इनका अच्छा खासा सपोर्ट बेस बहुत पहले से है, आज से नहीं, दसियों साल से ये लोग वहाँ पे संगठित हैं। और अबू मूसा ज़रक़ावी वहीं से थे, जो उनका के काफ़ी वहाँ पे काम भी है, उन्हीं ने किया है, जो इसके गुरु भी कहलाए जाते हैं, अल बगदादी के। तो ये आतंक फैलाने, ये कंप्रोमाइज़ या इस किस्म की चीज़ों में बातचीत करने में विश्वास नहीं रखते। इनका काम ये है कि या तो पैसा बहुत ज़्यादा ले लो, अगर पैसा की ज़रूरत है। अब इनको पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको काफ़ी पैसा इराक में मिल गया है। तो अब ये है कि ये सीधी बीहेडिंग और इस तरह से ग्रूसम तरीके से, बहुत ही ऐसे तरीके से कि जिसको देख के लोग दहल जाएं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इन्हीं ने जब ये इराक के अंदर घुसे थे, खासतौर से मूसल शहर में, 1800-1700 कुछ इराकी जवान, मोस्टली शिया लड़के थे, उनको एक ही दिन में मार डाला था। एक ही दिन में लाइन लगा के उनको, उनकी हत्या की थी। और उसके बाद से लगातार ये करते चले आ रहे हैं। यजीदीस जो वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, उनके साथ जो इन्हीं ने किया हम सब जानते हैं। उनकी औरतों को बंदी बना दिया, फिर उनको स्लेव बना के बेचा भी उन्हीं ने। किसी भी धर्म के अंदर के जो मैं कहूँ कि बंटवारे होते हैं, उनमें कोई एक पैरामीटर नहीं है, सभी उनके आतंक के निशाने पर सब। यही नहीं, इन्हीं ने पता नहीं कितने सुन्नी धर्म के लोग जो थे, जो लिबरल सुन्नी थे, उनको मारा। वहाँ पे कितने इन लोगों के बड़े बड़े जो वहाँ पे सुन्नी सूफी बुजुर्ग वहाँ पे दफन है, उनको कहा कि बराबर कर देंगे। और कई लोगों के मकबरों को इन्हीं ने बराबर किया। सूफियों के बहुत खिलाफ है। इराक में बहुत बड़ा सेंटर है सुन्नी सूफियों का, और उसके अलावा वहाँ पे बहुत से और नबी वहाँ पे कई एक दफन है। बड़ा समर्थन आप करें कि बड़े इलाके पर इनका प्रभाव दिखा, बड़े इलाके पे इनका प्रभाव है। लेकिन इसके बावजूद कौन साहब कि जिस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं, जिस तरीके से इनका मैं कहूँ कि प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है, दहशत बढ़ती जा रही है, जो एक आतंकवाद के खिलाफ एक मोर्चा बना था, वो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों इन पर लगाम नहीं लग पा रही है? देखिए, मोर्चा जो बना है, इंटरनेशनल जो कोलिशन है, अमेरिकन लेड इंटरनेट, उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो दो चीज़ है कि कंटेन करो इनको, समझो, फिर उसके बाद इनको डिग्रेड, यानी पहले डिग्रेड करो, इनकी क्षमता खत्म करो, इनको कमजोर कर दो, फिर उसके बाद इनको खत्म करो। तो ये टैक्टिक्स नहीं चल पाएगी, इनको दसियों साल लगेगा उसको डिग्रेड करने में, उनकी क्षमता को कम करने में। एयर बॉम्बिंग ये करते हैं, ये एयर बॉम्बिंग से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। 10 साल से ज़्यादा इनको मिला था अमेरिकन को, लेकिन इराकी जो फौज थी उसको जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। इराकी फौज के पास वेपन नहीं है। सीरिया की फौज बहुत बैटल हार्डन है, उसके पास सब कुछ है था, अब तो इतना नहीं रह गया। लेकिन वो इंगेज खुद मिलिटेंट्स है। इनकी एक तरफ तो इंटरनेशनल कोलिशन बात करता है कि इराक के अंदर तो वो ISS के खिलाफ है, लेकिन सीरिया के अंदर वो सपोर्ट कर रहे हैं एक मिलिटेंट को। तो ये अच्छे मिलिटेंट बुरे मिलिटेंट में जब तक रहेगा मामला, मैं नहीं समझता कि इससे कोई हल निकलने का। आप कह रहे हैं कि जो अब तक लड़ाई होती थी वो आतंकवाद के खिलाफ होनी चाहिए, जिससे कि बांट दिया गया अच्छे और बुरे के बीच में, जैसे तालिबान के साथ इन्हीं ने यहाँ किया, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे वो जो हाफिज अल असद के खिलाफ जो तालिबान लड़ रहे हैं और प्रो अमेरिकन है, या अमेरिका वहाँ की जो रिजीम्स हैं, जो बगल के देशों की जिनको समर्थन है, जो प्रो अमेरिकन है, वो जिनको ये अमेरिका सपोर्ट कर रही है, यहाँ नहीं। देखिए, ये नहीं हो सकता। सीरियन आर्मी अगर इस समय होती, स्ट्रांग होती, तो मैं समझता हूँ कि ये सीरिया में नहीं हो पाता। वो बहुत स्ट्रांग आर्मी। मैं हाफिज अल असद या उनके जो पुत्र हैं इस वक्त बशर अल असद का समर्थक नहीं हूँ। ये भी एक डिक्टेटर है और इन्हीं ने भी बहुत क्राइम किए, मगर कम से कम उस वक्त सीरिया में अगर परिवर्तन आना भी, जैसा पीसफुल परिवर्तन होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। मिलिटेंट के अंदर इतने डिवीजन है, इतने ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, जिससे सिवाय लोगों की हत्याएं और कुछ नहीं हो रही। ये नहीं कि सिर्फ शियाई मर रहे हैं, मैं समझता हूँ सुन्नी ज़्यादा, उससे ज़्यादा सुन्नी मरे हैं, उससे ज़्यादा लोकल लोग, दूसरे धर्म के लोग वहाँ पे मरे हैं। इस तरह जब घटना हो रही है साहब, जब भी IS के मैं कहूँ कि कृत्य सामने आ रहे हैं, UN से लेकर अमेरिका, जापान से लेकर हिंदुस्तान, तमाम मुल्क उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर IS के खिलाफ जो लड़ाई होगी वो शुरू कैसे होगी और कैसे उस पर नकेल कस पाएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल रिजीम्स को स्ट्रेंथन करना होगा। वो वहाँ पे वही लड़ सकती हैं। सबसे पहले तो उनकी रिजीम वो इस कैपेबल नहीं है बिल्कुल। एक मुश्किल ये भी आ रही है, चाहे जॉर्डन की में, अब जॉर्डन में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जॉर्डन वर्चुअली डिवाइड हो गया इस हत्या के बाद। इनका भी ग्रुप है, इनके स्लीपर सेल्स हैं, तो दूसरी तरफ वहाँ पे जॉर्डेनियन ये कह रहे हैं कि
बादशाह को इंटरनेशनल अमेरिकन लेड कोलिशन नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। अब ये विवाद शुरू हो गया, राइट भी हुआ है, खासतौर से जो एक शहर में वहाँ राइट हो गया और वहाँ पे अभी कुछ समय पहले, और वहाँ पे उन्हीं ने इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो एक ऑफिस था उसमें आग भी लगाई जी। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब जॉर्डन के अंदर आप देखिएगा आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां और बढ़ जाएंगी, जो कि ये ISS चाहते थे। दूसरी तरफ ये कि इराक सीरिया बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, एक तरफ ये जॉर्डन से मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, दोनों को खतरा इस वक्त इनसे लग गया है। और दोनों के यहाँ जो आर्मी है वो बिल्कुल इतनी, मैं नहीं समझता सक्षम है कि वो इनसे निपट पाए। अमेरिका आता है, अमेरिका को ये लोग बुलाते हैं, ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट में अमेरिका से वो डील करते हैं कि अमेरिका सिक्योरिटी देगा इन रिजीम को प्रोटेक्ट करने में, लेकिन अमेरिकन आते हैं तो फिर इनको सपोर्ट मिलती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या वहाँ पे खड़ी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना होगा, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% तेल जो है हमारा हिंदुस्तान का इसी रीजन से हिंदुस्तान आता है। 45 से 50% के करीब यहाँ से तेल वेस्टर्न यूरोप या ईस्टर्न एशिया, ईस्ट एशिया और दूसरे कंट्रीज में जाता है जहाँ पे पाया जाता है। मैं कहूँ कि क्या आर्थिक तौर पर और खासकर जिस तरीके से इस पूरे रीजन में सीरिया से लेकर जॉर्डन इधर इराक तक में जो इस तरह का प्रभुत्व दिख रहा है, क्या ये एक बड़े आर्थिक खतरे की तरफ भी है अगर IS इसी तरीके से मजबूत होता रहा? ये एक बहुत बड़े आर्थिक खतरे की दूसरी एक चीज और भी है। अगर आप देखें तो ये सभी जितनी भी यहाँ पे रिजीम्स हैं, पाकिस्तान से लेकर मोरक्को तक, ये सब बहुत कमजोर हो गई हैं, कोल्ड वार मोल्ड है और ये रिजीम फेल हो रही है। और ये रिजीम्स जो हैं ये डेमोक्रेसी को वहाँ आने नहीं दे रही। तो डेमोक्रेसी में को ना आने देने की वजह से केवल इस टाइप का अपोजिशन वहाँ इमर्ज हो रहा है, जो कि वहाँ के मसाजिद और मदरसों में ब्रीड हो रहा है, जो जहाँ पे इस किस्म के लोग कुछ मौलवी हैं, जो लेसर क्लर्जी है उसका कब्जा है, और वहीं से ये फैलता चला जा रहा है तमाम। यानी कि जो तमाम जगहों पर मैं कहूँ कि सत्ता है या फिर जो दल हैं, जिस तरीके की डेमोक्रेसी दिख रही है, वही एक बड़ी वजह है कि वहाँ पर विपक्ष की बजाय IS को मजबूत करने में एक तरीके से अघोषित तौर पर मैं कहूँ कि सपोर्ट भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, आपने कहा, देखिए प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो इजिप्ट में शुरू हुआ था उसको तो इन लोगों ने सप्रेस कर दिया, अब उसके बाद ये खड़े हो गए, इनकी सपोर्ट इनको मिल गई वहां पे तमाम। और ये मैं नहीं समझता कि कोई भी रिजीम बच पाएगी। आने वाले समय में बहुत नरसंहार होगा, यहाँ पे डिस्टेबलाइज होने जा रही है ये सारी रिजीमें, कोई नहीं बच पाएगी। न तो कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर इस वक्त बचा है। मलिक अब्दुल्ला जो थे सऊदी अरेबिया के, उनकी काफ़ी इन्फ्लुएंस था इस्लामिक वर्ल्ड पे, उनकी मौत के बाद तो मैं समझता हूँ न तो कोई बड़ा लीडर वहाँ पे बचा है और न कोई बड़ा धार्मिक लीडर भी इस अरब वर्ल्ड में बचा है। और ये बहुत खतरे की बात है वहाँ के ऊपर। और वहाँ के ऊपर बाहर के ट्रुप्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुके हैं, जिनके रहने से वहाँ पे एक टेंशन भी चल रहा है, और कोई इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। तेल ज़रूर है कुछ देशों के पास, जहाँ पे तेल है वहाँ पे हुकूमतें कमज़ोर हैं, जहाँ पे तेल नहीं है वहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग या तो सेकुलर गवर्नमेंट है या धार्मिक गवर्नमेंट। जैसे सेकुलर गवर्नमेंट जैसे इजिप्ट में है, सीरिया में, वो भी नहीं डिलीवर कर रही। और ये सब रिजीम्स जो हैं ये आर्मी बैक्ड रिजीम्स है, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं। ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लोग वहाँ के लड़कों का मानना ये है कि अगर उनका पार्टिसिपेशन हो वो अच्छी गवर्नमेंट दे सकते हैं। उनको लगता है कि हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों ने इतनी तरक्की की, वो भी तरक्की कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेशन चाहते हैं। लेकिन ये रिजीम्स जो है उनको किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं देता है। कमरागा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए और वहाँ के तमाम अलग अलग पहलुओं को समझाने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। तकरीबन एक साल में दूसरी बार होने जा रहे दिल्ली चुनाव में पूरे देश की निगाहें हैं। इतना सघन राजनीतिक सक्रियता का दौर देश के किसी हिस्से में नहीं था। जिस चुनाव में एक तो सबसे बड़ी कठिनाई ये हुई कि ये पर्सनालिटी की लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने शुरू कर दी और मुद्दे जो है साइड हो गए। आपके पास जितना भी मुद्दे हैं, जब तक आओ मुद्दे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चेहरा नहीं होगा, आपके लिए वो लड़ाई मुश्किल हो जाता है। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। दिल्ली में चुनावी संग्राम, नई मिसालें,
नए पैमाने। देखिए देश देशांतर, दिल्ली की जंग, आज रात 8:30 बजे। और बात दिल्ली के चुनाव की, जहां पर कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला और दिल्ली में स्थिरता और विकास के नाम पर वोट मांगे। तो वहीं राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री ने प्रचार की अपनी आखिरी रैली में राजधानी दिल्ली की स्थिरता और विकास के लिए वोट मांगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पिछले 15 साल के शासन और आम आदमी पार्टी के चुनावी खर्चे से लेकर फंडिंग पर सवाल खड़े किए। हमें 5 साल में 16 साल का गड्ढा भरना है। 16 साल की गलतियों को मिटा करके सही दिशा में दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रैली और रोड शो किया। जहांगीरपुरी में राहुल ने दिल्ली में कांग्रेस सरकार के पिछले 15 साल के कामकाज को गिनाया। राहुल ने केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला किया और मेक इन इंडिया अभियान के सहारे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। मोदी जी ने कहा कि मैं आप सबको रोजगार दूंगा। मेक इन इंडिया, करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है। दिल्ली में मतदान का वक्त नजदीक आते आते राजनीतिक दलों का प्रचार जहां चरम पर है, वहीं राजनीतिक दल जनता से नए नए वादे भी कर रहे हैं। दिल्ली में 7 फरवरी को मतदान होगा और 10 फरवरी को चुनाव नतीजे आएंगे। प्रणब गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में पार्टी को 70 में से 53 सीटें मिलने का दावा किया है। पार्टी ने आज अपना एक सर्वे जारी किया जिसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर होने का दावा किया गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सर्वे के नाम पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी को 51 सीट, 51, बीजेपी 15, कांग्रेस एंड अदर्स, कांग्रेस के लिए अलग से हमने नहीं किया, कांग्रेस, अदर्स, इंडिपेंडेंट सबको मिला के 4। मैं मानता हूं कि सर्वे कुछ ना कुछ दिखा रहे, लेकिन यही सर्वे 2014 के लोकसभा चुनाव में तो गलत थे। और योगेंद्र यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी का तो सर्वे था कि अरविंद केजरीवाल जी जीतने वाले हैं वाराणसी। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज चुनाव आयोग से मिलकर इस बारे में आशंका जाहिर की थी। उधर कांग्रेस ने भी चुनावों के दौरान बाहरी लोगों की ओर से गड़बड़ी फैलाने से जुड़ी शिकायत चुनाव आयोग से की है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की आशंका सता रही है। यही वजह है कि लगातार दूसरी बार इसी मुद्दे पर केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी संभव नहीं है। उनसे हमने बात की थी और उन्होंने कहा कि मशीनों को लेके जो भी संदेह है, मशीनों को टैंपर बिल्कुल नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा, और कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, वो तो कहीं भी पॉसिबल है। कुछ फिजिकल डैमेज हो सकते हैं मशीनों को, और ऐसी मशीनों को चेंज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईवीएम मशीनों के बारे में जागरूकता वाले पोस्टर पोलिंग बूथों पर लगाने की अनुमति मांगी थी। इसके अलावा चुनाव में बाहरी लोगों की ओर से गड़बड़ी की आशंका को लेकर कांग्रेस भी बुधवार को चुनाव आयोग पहुंची। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो गेस्ट हाउसेज या होटल्स ऐसे हैं उन पे सब जगह उनका छानबीन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो नॉन रेजिडेंट है, नॉन वोटर्स हैं। हाँ, उन सबको देख के उनको दिल्ली से बाहर करना चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए सनसनीखेज आरोप लगाते हैं। उन्होंने हर टाइम ऐसी बात करनी है जो आपकी खबर में रहे, ये आपको समझना चाहिए।
दरअसल अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी कह चुके हैं कि ईवीएम मशीन में मतदान के लिए बटन भले ही किसी दल के लिए दबाया जाए, लेकिन वोट सिर्फ बीजेपी को ही पड़ता है। इस बीच चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट को यह जानकारी दी है कि केजरीवाल दिल्ली के ही मतदाता हैं और उनका नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज है। कांग्रेस नेता किरण वालिया और एक एनजीओ की ओर से याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश के निवासी होने के बाद केजरीवाल भला नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। भारत में 2030 तक कोई भूखा नहीं रहेगा। हरियाणा के करनाल में 12वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगले 15 साल में कृषि उत्पादन की 20% की बढ़ोतरी होगी, जिससे भूख और कुपोषण की मौजूदा चुनौतियों से निपटा जा सकता है। करनाल में चल रहे 12वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में बुधवार को विश्व बैंक के कृषि मामलों के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर यूएर्गन ने ग्लोबल फूड विजन 2030 के लक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगले 15 साल के दौरान कृषि उत्पादन में 20% की बढ़त का अनुमान है। कृषि उत्पादन में होने वाली इस बढ़ोतरी से भूख और कुपोषण की मौजूदा चुनौतियों से निपटा जा सकता है। The question is it done in the right way? Can it be done differently to get more of what we've just discussed? To get more money to the actual poor? To get more money into truly sustainable production systems? वहीं भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बेहतर प्रशिक्षण देकर कृषि उत्पादन में सुधार पर जोर दिया। We have to improve their knowledge, we have to provide them right knowledge, and we have to ensure that they are able to move towards diversification in agriculture. इसके अलावा कई दूसरे विशेषज्ञों ने छोटे स्तर पर खेती कर रहे भारतीय किसानों की उपेक्षा पर चिंता जताई। विशेषज्ञों ने भारत में खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसे किसानों की मदद पर जोर दिया। अरुणा ठाकुर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, करनाल। देश के कई राज्यों में फैला स्वाइन फ्लू का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 10 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 62 तक पहुंच गई है। पड़ोसी राज्य गुजरात में 45, जबकि महाराष्ट्र में 22, तेलंगाना में 36 और तमिलनाडु में 7 लोग स्वाइन फ्लू के चलते दम तोड़ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी मंगलवार को पीड़ित राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की और राज्यों को पूरी मदद देने की बात कही। पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव खत्म किए जाने की जरूरत है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर से जुड़े मुद्दों पर आज चर्चा के दौरान इस पर जोर दिया गया। 6 फरवरी तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर के लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने पर भी बल दिया गया। सम्मेलन में दुनिया भर से आए विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जो उत्तर पूर्वी भारत से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। People with roots in this region are also located beyond its borders. Those presenting at the conference will be sharing of conflict and endurance of song and sadness, of perception and narratives across borders and within borders. अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ असैन्य परमाणु करार को लागू करने के लिए अभी कुछ और कदम उठाए जाने की जरूरत है और इसके लिए जल्द ही एक बैठक की जाएगी। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ निदेशक फिल रेनर ने ये बात कही। रेनर ने कहा कि पिछले महीने दिल्ली में राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के दौरान दोनों देशों द्विपक्षीय संबंध का खाका बनाने पर सहमत हुए और इसका मकसद आने वाले दिनों में इस रणनीतिक विचार पर ठोस नजरिया अपनाने का है। ताइवान की राजधानी ताइपे में आज एक विमान हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग अब भी लापता हैं। बचाव दल ने 15 लोगों को बचा लिया है, लेकिन घायल होने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। विमान में चालक दल समेत कुल 58 लोग सवार थे, जिनमें से 31 चीन के नागरिक थे। ट्रांस एशिया का यह विमान ताइपे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में जा गिरा। ट्रांस एशिया के प्रमुख समेत चीन के विदेश मंत्रालय ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। नदी में लापता लोगों की तलाश जारी है और दुर्घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। तो खबरों के इस सफर में इतना ही। नमस्कार।